नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के वर्जीनिया से। तो दोस्तों ये बात है 1897 की, जब अमेरिका की अदालत में एक केस आता है और उस केस में ये प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है कि इस लड़की को मरे करीब 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इस लड़की का अंतिम संस्कार भी हो चुका है, मतलब इसको दफनाया जा चुका है। लेकिन इस लड़की की माँ को ये लगता है कि इसकी बेटी का कत्ल हुआ है, इसलिए दोबारा इस केस को ओपन किया जाए या फिर इस मौत को एक केस बनाया जाए। तो जज साहब उस वकील से बोलते हैं कि लड़की की माँ को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी बेटी का कत्ल हुआ है। तो जो वकील होता है वो जज साहब से बोलता है कि जो वो लड़की है वो अपनी माँ के सपनों में आती है भूत बन के, और उसने कई बार अपनी माँ से बोला है कि माँ मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे कातिल को सजा दिलाओ। इस बेस पे इस केस को ओपन किया जाए। तो जज साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि जज उसके बाद किस बेस पे इसको एक केस बनाता है, कि कैसे जज साहब एक भूत के बयान पे कातिल को सजा दिलाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यह भी पता होगा कि किसी भी देश के कानून की किताब में भूत पिशाच जिन इन लोगों की कोई भी जगह नहीं है, लेकिन इस केस में थोड़ा अलग होता है। इस केस की कहानी आप जब सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे 3000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो यार। तो दोस्तों हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अमेरिका के वर्जीनिया में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था एल्वा जोना और उस लड़की की उम्र करीब 22 से 23 साल थी। अक्टूबर 1896 में उस लड़की की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था इराइमस। तो दोस्तों शुरुआत में ये लोग नॉर्मल एक दोस्त की तरह मिलते हैं और इनका आपस में कुछ काम होता है, उस काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो एल्वा जोना होती है उसको इराइसस से प्यार हो जाता है और धीरे धीरे जो इनकी दोस्ती है वो आगे बढ़ने लग जाती है। उसके बाद मतलब अक्टूबर 1896 में ये दोनों मिले थे और 23 जनवरी 1897 में इन्होंने शादी कर ली, मतलब कुछ महीनों बाद। तो दोस्तों जो इनकी शादी की जो लाइफ थी, शुरुआती लाइफ, वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी। ये दोनों काफ़ी हैप्पी थे और जो इनके घर वाले थे ये भी शादी के लिए मान गए थे, तो आराम से इनकी शादी हो गई थी। उसके बाद जो एल्वा जोना थी वो 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इनके घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, एल्वा जोना वो सीढ़ियों से उतर रही थी और उसके बाद तभी उसका जो पैर होता है वो उसके गाउन में फंस जाता है और वो सीढ़ियों से गुलाटी मारते हुए नीचे गिर जाती है। और जैसे ही इराइसस ये दृश्य देखता है वो भागते हुए अपनी वाइफ के पास आता है। जब वो देखता है कि एल्वा जोना के सर से ब्लड निकल रहा है तो वो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करता है। उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर नेप। डॉक्टर नेप जैसे ही आते हैं और वो एल्वा जोना के जो नब्ज होते हैं उसको चेक करते हैं तो तुरंत डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी है। और जैसे ही इराइसस ये बात सुनता है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, अपनी वाइफ के गले से गले लग के बहुत रो रहा होता बुरी तरीके से कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी वाइफ ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, उसके पेट में मेरा बच्चा था और अब मेरा बच्चा भी मुझसे दूर हो चुका है। मतलब इराइसस बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाता है। तो दोस्तों जैसे ही एल्वा जोना की मृत्यु की खबर पूरे इलाके में फैलती है तो सारे लोग या जितने भी रिलेटिव होते हैं वो इराइसस के घर में आ जाते हैं और वो लोग ये दृश्य देख के कि जो इराइसस बुरी तरीके से रो रहा था, वो लोग उन लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि अभी कुछ महीनों पहले ही इनकी शादी हुई थी और इनके घर में बस खुशियां आने ही वाली थी और भगवान ने इनके साथ ये क्या कर दिया। तो दोस्तों इराइसस बुरी तरीके से रो रहा था और जब भी उसकी वाइफ के पास कोई आता या फिर रोने के लिए उसकी फैमिली वाले, एल्वा जोना की फैमिली वाले उसके पास आते तो इराइसस अपनी वाइफ को छोड़ ही नहीं रहा था, बुरी तरीके से गले लगा के बस रोता ही रहता। तो दोस्तों पूरा एक दिन निकल गया, इराइसस के घर वाले आए, एल्वा जोना के भी घर वाले आए, लेकिन इराइसस ने किसी को भी अपनी वाइफ से अच्छे तरीके से मिलने नहीं दिया क्योंकि उसने किसी को मौका ही नहीं दिया, क्योंकि वो इतना रो रहा था और लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी थे और ये सोच रहे थे कि इराइसस अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। उसके बाद इराइसस को किसी तरीके से समझाया जाता है और एल्वा जोना को उठाया जाता है और कब्र के पास या कब्रिस्तान ले जाया जाता है। कब्रिस्तान में भी इराइसस बुरी तरीके से रो रहा था अपनी वाइफ को पकड़ के और किसी तरीके से इराइसस को एल्वा जोना की कब्र से अलग किया जाता है और एल्वा जोना को दफनाया जाता है।
तो और वहीं दूसरी तरफ एल्वा जोना के घर वाले और जो एल्वा जोना की मॉम होती है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और धीरे धीरे इराइसस भी अपने आप को इस दुख के साथ मतलब एडजस्ट करना सीख गया था। तो एक दिन क्या होता है, जो एल्वा जोना की माँ है उनका नाम था मेरी जेन, वो अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाती हैं। तभी जैसे ही वो बिस्तर पे सोती हैं उनको नींद सी आ जाती है और सपने में उनको एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। तभी मेरी जेन अचानक से उठ जाती हैं और उनको लगता है कि उनके रूम में कोई है, तो वो चारों तरफ देखती हैं लेकिन उनको उनके रूम में कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद मेरी जेन दोबारा सो जाती हैं। फिर अगले दिन दोबारा जब मेरी जेन दोबारा सोने के लिए अपने बिस्तर पे आती हैं, जैसे ही वो बिस्तर पे लेटती हैं उनकी आंखें लग जाती हैं और दोबारा उनको वही आवाज़ सुनाई देती है। इस बार भी वो घबरा जाती हैं और उठ जाती हैं और दोबारा अपने रूम को चेक करती हैं, लेकिन उनके रूम में कोई नहीं होता। ऐसे ही उनके साथ तीसरे दिन भी होता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग होता है। इस बार वो आवाज़ उनको प्रॉपर और अच्छे तरीके से सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ बोल रही थी, माँ मैं हूँ, माँ मुझसे मत डरो, माँ मेरे कातिल को सज़ा दिलाओ, मेरी हत्या की गई है। जैसे ही एल्वा जोना की माँ ये सुनती है, मेरी जेन ये सुनती है, वो बोलती हैं, बेटी तुम हो, बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे बताओ। लेकिन जैसे ही मेरी जेन ये बोलती हैं कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे बताओ, तुरंत ही वो आवाज़ गायब हो जाती है और मेरी जेन अपने बिस्तर से उठती है और अपनी फैमिली वालों को तुरंत बुलाती है, बोलती है कि मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी है। तो फैमिली वालों को वो सारी चीज़ें बताती है कि कैसे 2 दिन से उसको एक आवाज़ सुनाई दे रही है और आज उस आवाज़ ने कैसे उसको ये बात बताई है कि उसकी बेटी का कत्ल हुआ है। उसके बाद जो घर वाले होते हैं वो बोलते हैं, मेरी जेन तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो गई है, इस वजह से तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हो और शायद ये बातें तुम्हारे माइंड पे इफ़ेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। तो मेरी जेन को भी कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हो सकता है यही बातों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ। लेकिन मेरी जेन जब अगले दिन बिस्तर पे जाती है सोने के लिए, दोबारा उसको यही आवाज़ सुनाई देती है और इस बार ये आवाज़ प्रॉपर तरीके से अच्छे से बोल रही थी, माँ मुझे इंसाफ चाहिए, माँ मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बाद मेरी जेन बोलती हैं, बेटी तुम बोल रही हो, बेटी तुम बोल रही हो। उसके बाद वो आवाज़ बोलती है, हाँ माँ मैं एल्वा जोना बोल रही हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, माँ मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरा कत्ल हुआ है। तो मेरी जेन बोलती है कि बेटा तुम्हारा कत्ल कैसे हो सकता है, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिरने से। तो एल्वा जोना बोलती है कि माँ तुम लोगों को सच्चाई नहीं पता, माँ मेरा कत्ल हुआ है, मुझे मारा गया है और ऐसा दिखाया गया है कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। इसके बाद मेरी जेन बोलती है कि बेटी तुम्हारा किसने कत्ल किया है। तो इसके बाद एल्वा जोना बोलती है कि माँ जब आप उस इंसान का नाम सुनोगी तो आप भी चौंक जाओगी। तो मेरी जेन बोलती है कि बताओ किसने तुम्हारा कत्ल किया है। तो एल्वा जोना बोलती है कि माँ वो कत्ल करने वाला और कोई नहीं, मेरा पति इराइसस ही है, जो फूट फूट के रो रहा था, जो ये दिखा रहा था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, उसी ने ही मेरा कत्ल किया है। तो इसके बाद मेरी जेन बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है और तुम कोई प्रूफ दो कि तुम्हारा कत्ल उसी ने किया है। तो इसके बाद जो वो भूत होती है वो अपनी गर्दन को 360 घुमा लेती है और बोलती है, देखो मेरे गले पे निशान है, मेरे गले की हड्डी टूटी हुई है और इसी वजह से टूटी हुई है क्योंकि मेरे पति ने मेरी गर्दन को तोड़ दी और ऐसा दिखाने की कोशिश करी है कि मेरी मृत्यु सीढ़ियों से गिर के हुई है। उसके बाद मेरी जेन बोलती है कि मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रही हो। तो एल्वा जोना बोलती है कि तुम मेरी कब्र पे जाओ और मेरी कब्र में जो बॉडी दफन है तुम उसको चेक कर सकती हो या किसी डॉक्टर से चेक करवा सकती हो। इसके अलावा एल्वा जोना का भूत दोबारा ये बोलता है कि माँ इसके अलावा तुम्हें और भी प्रूफ चाहिए, तो मेरे पास और भी प्रूफ है। तो मेरी जेन बोलती है बताओ और प्रूफ क्या है। तो एल्वा जोना बोलती है कि माँ जब मेरी मृत्यु हुई थी, जब तुम मेरी बॉडी को देखने आई थी तो तुम्हें कुछ अजीब लगा था। तो मेरी जेन बोलती है कि मुझे याद नहीं है। तो एल्वा जोना बोलती है कि माँ तुमने मेरे कपड़ों को नोटिस किया था, मैंने उस टाइम हाई नेक वाले कपड़े पहने हुए थे। तो मेरी जेन बोलती है हाँ मैंने नोटिस किया था और मुझे लगा था शायद जो ये गाउन है ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसी वजह से तुम सीढ़ियों से गिर गई। तो दोस्तों एल्वा जोना बोलती है कि माँ तुमने इससे पहले मुझे कभी ऐसा गाउन पहने हुए देखा है, मैं ऐसा गाउन पहनती ही नहीं हूँ। इराइसस ने जानबूझ के मुझे ऐसा गाउन पहनाया ताकि मेरी गर्दन को कोई देख ना सके, मेरी गर्दन ढक जाए और लोगों को लगे कि ये गाउन इतना बड़ा है जिसकी वजह से मैं सीढ़ियों से गिर गई। तो दोस्तों इसके बाद मेरी जेन को धीरे धीरे यकीन होने लग जाता है कि उसकी बेटी सच बोल रही है या फिर जो ये भूत है वो सच बोल रहा है। इसके बाद मेरी जेन सारी बातें अपनी फैमिली वालों को बताती है, लेकिन फैमिली वाले यकीन नहीं करते।
इसके अलावा एल्वा जोना के भूत ने एक बात और बोली थी कि तुम एक वकील करना, वकील को ये सारी बातें बताना, और वकील अगर विश्वास ना करे तुम उसको एक और आर्ग्यूमेंट देना। तुम उसको ये बोलना कि जिस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया था उस डॉक्टर से वो वकील जाके पूछे कि क्या तुमने मेरा अच्छे से चेकअप किया था जब मेरी मृत्यु हो गई थी, तो उस वकील को भी धीरे धीरे यकीन हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद मैरी जेन वकील के पास जाती है और सारी बातें बताती है। उसके बाद मैरी जेन वकील से भी ये बात बोलती है कि उस डॉक्टर से वो वकील बात करे जिसने मेरी बेटी को मरा हुआ घोषित किया है कि इसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिर के हुई है, उस डॉक्टर से बात की जाए। तो जो वकील होता है वो मान जाता है, बोलता है ठीक है तुम्हारे लिए मैं उस डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैरी जेन और वो वकील उस डॉक्टर के पास जाते हैं। उस डॉक्टर का नाम होता है मिस्टर नैप। तो दोस्तों जब उस डॉक्टर से पूछा जाता है कि कुछ महीने पहले एल्वा जोना की मृत्यु हुई थी तो आप बताइए कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। उसके बाद वो डॉक्टर उस लड़की की फाइल निकालता है, वो फाइल चेक करता है और वो बोलता है कि इसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। उसके बाद एल्वा जोना की माँ जो होती है मैरी जेन, वो पूछती है उस डॉक्टर से कि क्या तुमने अच्छे से एग्जामिन किया था, क्या तुमने अच्छे से देखा था। तो उसके बाद जो वो डॉक्टर नैप बोलते हैं कि जब इराइसस ने मुझे बुलाया था तो जैसे ही मैंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, मतलब एल्वा जोना की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद इराइसस फूट फूट के रोने लगा और खुद ही बोलने लग गया कि ये सीढ़ियों से गिर गई थी, उसको चोट लग गई। और उसके बाद डॉक्टर ने मनी मनी ये सोच लिया कि शायद सीढ़ियों से गिरने से ही इसकी मृत्यु हुई है। और इराइसस ने उसको डॉक्टर को मौका ही नहीं दिया बाकी चीज़ें चेक करने की, मतलब हाथ चेक करने की, आंखें चेक करने का या फिर गर्दन चेक करने का मौका ही नहीं दिया। तो उस डॉक्टर ने बोला कि मुझे लगा इसका पति सही बोल रहा है और मैंने वही रिपोर्ट बना दी। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जो वकील होता है वो वकील इसी बेस पे कि डॉक्टर ने सही से चेकअप नहीं किया है, इसी बेस पे ये कोर्ट में एक केस डालता है जिसमें वो दोनों बातें लिखता है कि भूत कैसे अपनी माँ के सपनों में आ रहा है और अपने ही कत्ल की गवाही दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो वकील था वो बहुत ज़्यादा होशियार था, उसने ये भी बात इसमें डाली कि जो मिस्टर नैप है, डॉक्टर है, उन्होंने अच्छे से एग्जामिन नहीं किया, तो इसलिए इस केस को दोबारा रीओपन किया जाए। तो दोस्तों अब हम कहानी की शुरुआत में जो मैंने बात करी थी वीडियो के शुरुआत में, अब हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं कि जैसे ही जज साहब ये सुनते हैं कि माँ के सपनों में लड़की आती है भूत बन के और अपने कत्ल की गवाही दे रही है, तो जज साहब पहले तो गुस्सा करने लग जाते हैं। लेकिन जो वकील होता है वो जज साहब को समझाता है कि जो मिस्टर नैप है उन्होंने अच्छे से एग्जामिन नहीं किया था, तो इस बेस पे इस केस को ओपन किया जाए और एक बार बस उस बॉडी को निकाला जाए और फॉरेंसिक के लिए भेज दिया जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों जो वो जज होता है वो इस चीज़ की परमिशन दे देता है। उसके बाद पुलिस वाले कब्रिस्तान में जाते हैं और उसकी बॉडी को, लड़की की बॉडी को निकालते हैं और फोरेंसिक के लिए भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इराइसस को जब ये बात पता चलती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाती है और जैसे ही पुलिस वाले और जज साहब इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखते हैं तो वो लोग भी चौंक जाते हैं। जैसे जैसे उस लड़की की माँ ने बताया था, मतलब एल्वा जोना की माँ ने जैसे जैसे बताया था कोर्ट में या फिर वकील के सामने कि गर्दन टूटी हुई है, गर्दन पे निशान है और बाकी चीज़ें, सब कुछ वैसा ही होता है। और उसके बाद जज साहब बोलते हैं इस केस को दोबारा ओपन किया जाए और दोबारा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो कि आखिर उसकी गर्दन कैसे टूटी। तो दोस्तों इसके बाद इराइसस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर इसकी गर्दन कैसे टूटी। तो इराइसस पहले तो आनाकानी करता है और बोलता है नहीं, सीढ़ियों से गिरने से ही हुआ है। इसके बाद इराइसस धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है और वो सारी बातें बताता है। उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि जल्दी बताओ तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा। तो इराइसस बोलता है कि मेरी वाइफ को मेरे बारे में कुछ चीज़ें पता लग गई थी, उसके बाद मुझे मजबूरी में अपनी वाइफ को मारना पड़ा। तो उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हारी वाइफ को पता चल गई थी। तो इराइसस बोलता है कि मेरी वाइफ को ये पता चल गया था कि मेरी इससे पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं और उनमें से एक वाइफ किसी तरीके से गायब हो गई थी और एक से मेरा तलाक हो चुका है। जैसे ही मेरी वाइफ को एल्वा जोना को ये बात पता चलती है उसके बाद एल्वा जोना और मेरे में काफ़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, हमारे बीच अनबन होने लगती है। और एक दिन एल्वा जोना
मुझसे इस बात पे काफ़ी लड़ रही थी और मुझे अचानक गुस्सा आया। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और दबाने लग गया और गुस्से में मैंने कब उसकी गर्दन को तोड़ दी और कब उसको जान से मार दिया मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद मैंने उसको जानबूझ के सीढ़ियों से धक्का दे दिया और तुरंत जानबूझ के डॉक्टर नैप के पास फ़ोन किया। और जैसे ही डॉक्टर नैप ने बोला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है तो मैं जानबूझ के फूट फूट के रोने लग गया ताकि मेरी वाइफ के बॉडी के पास कोई ना आए। तो दोस्तों जैसे ही जज साहब ये सारी बातें सुनते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जज साहब इराइसस को सजा सुनाते हैं, लेकिन जज साहब के सामने एक दुविधा थी, वो इस केस में किसी भी भूत का नाम मेंशन नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों इसके बाद जज साहब एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि डॉक्टर नैप की गलती की वजह से इस केस को दोबारा रीओपन किया गया। तो इसके बाद जज साहब इराइसस को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। तो दोस्तों जब इराइसस को जेल में ले जाया जाता है तो पूरे जेल में ये बात फैल चुकी थी कि कैसे एक भूत ने इराइसस को सजा दिलवाई है। तो दोस्तों उनमें से कुछ कैदी क्या करते हैं, वो सोचते हैं इराइसस को जान से मार दिया जाए ताकि जो वो भूत है उन लोगों को तंग ना करे। तो दोस्तों कुछ कैदियों का ग्रुप ये प्लान बनाता है कि इस दिन इराइसस को मारना है। उसके बाद क्या होता है, तो दोस्तों उन कैदियों के ग्रुप में से एक कैदी जेल के अधिकारियों को ये बात बता देता है कि इराइसस को मारने की प्लानिंग की जा रही है। उसके बाद इराइसस को अलग जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इराइसस काफ़ी टाइम तक उस जेल में रहता है, करीब 2-3 सालों तक उस जेल में रहता है और उसके बाद बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से एक भूत ने अपनी माँ के सपनों में आके अपने कातिल को सजा दिलाई और एंड में जाके इराइसस की भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान कत्ल करता है और उसको लगता है कि वो बच जाएगा तो ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल या तो भगवान उसको सजा देता है या फिर किसी न किसी तरीके से वो पकड़ा जाता है और कानून उसे सजा देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको समझ आई होगी और अगर आपको ऐसी और कहानियाँ सुननी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं तो मेरी जो मोटिवेशन है वो कम हो जाती है। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरी मोटिवेशन और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे थोड़ा और अच्छा और बेटर फील हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।